नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। जब से केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधारों की घोषणा की है, तब से कई राज्यों में किसान इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जुलाई महीने से ही प्रदर्शन चल रहा है। इसी सिलसिले में 10 सितंबर को हरियाणा के पीपली में किसानों का प्रदर्शन हुआ। जब अनुमति नहीं मिली तो टकराव की नौबत आ गई। किसानों पर जमकर लाठीचार्ज हुआ और कई किसानों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में मुकदमा भी किया है किसानों के ऊपर। इस प्रदर्शन से जुड़े किसान खासे नाराज हैं कि पुलिस ने उन्हें मारा। उससे ज्यादा किसान इस बात से आहत हुए कि मीडिया ने उनके पीटे जाने की खबर को नहीं दिखाया। मुझे नहीं मालूम कि इस घटना से पहले किसान न्यूज़ चैनलों पर क्या देख रहे थे, क्योंकि लोग यही बताते हैं कि गांव में भी किसान सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत के प्रसंग को रस लेकर देख रहे हैं। अगर यह बात सही है तो फिर किसानों को ये शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि गाँव में जाकर पूछना चाहिए कि कौन क्या देख रहा है। दिल्ली से इतने करीब किसानों की रैली हो रही है, उस पर लाठीचार्ज की घटना बता रही है कि किसान सिर्फ भाषण में ही महान बताए जाते हैं। जब वह संघर्ष के लिए सड़क पर आते हैं तो उनके साथ भी वही बर्ताव होता है जो जेएनयू और जामिया के छात्रों के साथ होता है। पिछले कई हफ्ते से यही किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रैक्टर रैलियां निकाल रहे थे, तब भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया है। यह एक्ट लाया गया था कि व्यापारी जमाखोरी ना करें। केंद्र सरकार ने संशोधन कर कई चीजों की जमाखोरी पर रोक हटा दी है। किसान मानते हैं कि अब व्यापारी की मौज होगी। व्यापारी किसानों को कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करेंगे और जमाखोरी कर बाद में मुनाफा कमाएंगे। इस एक्ट के रहते व्यापारी मजबूर था कि किसानों को सही दाम देने के लिए एक अध्यादेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी आया है। इससे भी किसान नाराज हैं। तीसरा संशोधन है एपीएमसी को लेकर है। एपीएमसी में अनाज बेचना जरूरी नहीं होगा, मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो तीनों अध्यादेशों के आंदोलन के ऊपर धनखड़ जी ने कमेटी बनाई है 3 पूर्व एमपीओं की, वो एक ढकोसला है, एक छल है। क्योंकि वो उसमें कहा गया है ये किसानों से राय करेंगे, मार्केट कमेटी वालों से कहा गया है ये किसानों से राय करेंगे। वो अनजान किसान है जिनको कुछ पता नहीं है, उनसे राय करके और अपनी रिपोर्ट दे देंगे कि छल है। और दूसरा, ये आंदोलन को दबाने के लिए, आक्रोशित आंदोलन को ठंडा करने के लिए एक षड्यंत्र है। बीजेपी सरकार जो 3 अध्यादेश लाई है, उनके खिलाफ में किसानों ने कल अपना रोष प्रकट किया। भारी संख्या में सरकार उसको दबाना चाहती थी। लोगों के ऊपर अत्याचार या लाठीचार्ज किया गया। क्या हमें अपना हक मांगने की भी इजाज़त नहीं है? क्या हम अपनी ज़मीन ऐसे ही आपको दे दें, बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दें? किसान को भिखारी बनाना चाहती है। आने वाली हमारी औलाद हमें क्या कोसेगी कल को कि आप कहाँ थे जब ये तीनों अध्यादेश लाई थी सरकार आपके खिलाफ? हम तो इसका जमकर विरोध करेंगे। इसके लिए हमें चाहे अपनी जान की कुर्बानी भी क्यों ना देनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार कितने ही चाहे अपने जोर लगा ले, भी कर ले। जो किसानों को मारने वाली नीतियाँ जो ला रही है, उनको देखते हुए किसानों में भारी रोष था। किसानों ने जो है इस रोष को अपनी संख्या के तौर पर दर्शाया और लोग घरों से निकले, जबकि सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए किसानों को जो है रोकने की कोशिश करी, बैरिकेड लगाए और आज उसका दूसरा रूप दिखाते हुए उन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी और कई जगह जो है किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, अब जो है पता लग रहा है कि हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री धनखड़ जी ने कमेटी बनाई है, उस कमेटी का औचित्य क्या है? उस कमेटी को तो जो है जो किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुला के बिल के बारे में पूछना चाहिए कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, ना कि आम किसान को उस खामी का पूरा नहीं पता होता जो कि धनखड़ जी दर्शाना चाहते हैं। यानी कि रणनीति के तहत किसानों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, जो दबने नहीं दी जाएगी और इसके पर कोई भी राजनीति किसी भी पक्ष को नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि यह किसान की ज़मीन का मामला है और किसान की विरासत का मामला है। जो 3 अध्यादेश सरकार ने जो पास किए हैं वो गैर जरूरी हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं थी। हमें चौथा अध्यादेश चाहिए। इन 3 अध्यादेशों को कैंसिल करके स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो C2+50% फार्मूला है किसान की फसल के दाम का, उसको आधार मानते हुए एक चौथा अध्यादेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का जो अध्यादेश है उसकी
जिसके लिए आज यहाँ सारा हरियाणा प्रदेश का किसान, मजदूर, गरीब, मजलूम, गांव देहात, नौजवान, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। और सरकार जिस तरीके से बौखलाई हुई है, सरकार ने जिस तरीके से डरी हुई है और धारा 144 कुरुक्षेत्र में लगा दी और हमारे नेताओं को नोटिस घरों पे चस्पा कर दिया और उनको नोटिस दे दिया, भाई आपको अगर आप वहाँ कुरुक्षेत्र जाते हो तो आपको एपेडमिक एक्ट में और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आपके ऊपर गैर जमानती धाराओं में मुकदमे दर्ज कर आपको गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कि कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं हुई है। हरियाणा और पंजाब में ज्यादा विरोध इसलिए भी हो रहा है कि इन दो राज्यों में धान और गेहूं की करीब 100% सरकारी खरीद हो जाती है। एक तरह की सुरक्षा किसानों को मिली हुई है। किसानों को इस वक्त लग रहा है कि वो सुरक्षा खत्म हो जाएगी। रही बात दूसरे राज्यों की, तो वहां मंडी सिस्टम इस तरह से मजबूत नहीं है, खुला बाजार है। खुले बाजार से उन राज्यों के किसानों को आज तक कोई लाभ नहीं हुआ। मंडियों में काम करने वाले आड़तियों को भी लगता है कि उनका पेशा खत्म हो जाएगा। हरियाणा में 35,000 आड़ती हैं। हर आड़ती के पास 2 मुनीम होते हैं और 20 से 30 मजदूर। इन आड़तियों का कहना है कि मंडियों पर जो निवेश हुआ अब उसका क्या होगा। दूसरी तरफ हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने एक कमेटी बना दी है 3 सांसदों की, ओम प्रकाश धनखड़ ने, और ये सांसद किसानों से बात करेंगे। लेकिन क्या सरकार को यह कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी? अध्यादेश को लेकर विरोध है तो सरकार ने कमेटी क्यों बनाई? पार्टी क्यों बना रही है? मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था। संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में बहुत बड़ी गैदरिंग इकट्ठा करना वो भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो। अभी भी मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि वो अपनी बात बताएं, संवाद करें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूँ। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूँ कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। किसान भाई अध्यादेशों पर सुझाव दें। केवल ये जो भय का वातावरण और निरर्थक भय, एमएसपी बंद हो जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, ये शंका के सिवा कुछ नहीं है। मंडी तो अभी चलेगी, एक एक दाना खरीदा जाएगा, बाजरे का एक एक दाना खरीदा जाएगा, धान का एमएसपी भी ऐसे ही चलेगा। इसको कोई देश में रोक नहीं सकता, ना उससे कोई छेड़छाड़ हुई है। एक अध्यादेश तो फ्री मार्केट करता है। ये जरूरी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा और पंजाब ने तैयार किया है, मार्केटिंग बोर्ड तैयार किए हैं, जहाँ पे किसान को आड़ती से मदद भी मिलती है और आड़तियों को भी सहयोग मिलता है, वहाँ पर एमएसपी मिलने का भी प्रबंध होता है। लेकिन फ्री करने का मतलब, अगर इससे इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर खरीद करेगा कोई व्यक्ति तो उसके ऊपर कोई एमएसपी लागू नहीं होगी। इसका मतलब जो मर्जी भाव खरीदे, जस्ट एज सेल जो है किसान करेगा और आड़ती जो खरीदार होगा बड़ा, वो उसको स्टोर करेगा और वो कमाएगा, किसान मारा जाएगा। इसी प्रकार से जो पहले लिमिट थी, गरीब आदमी ज़्यादा आलू और प्याज खाता है, आलू प्याज खाने की जो स्टोरेज की लिमिट थी उसको भी फ्री कर दिया। इसका मतलब उनका भी जो है वो बनाएंगे, बड़े बड़े गोडाउन बनाएंगे, स्टोर करेंगे और फिर बेचेंगे, जो कि बहुत साल पहले तो ये होता था ऐसा, जब उन्होंने सरकार ने इस बात की तय कर दी थी भी एक से नहीं लगा सकता। नतीजा ये है कि इसका आड़ती का और जो इसका संबंध है किसान का, वो भी टूट जाएगा। अब हरियाणा के गृह मंत्री कहते हैं कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं कोरोना की तरफ। आप देखें कि देश में पिछले 24 घंटों में नए मामले आने के बाद 45 लाख मामले हो चुके हैं। 24 घंटे में अब तक सबसे अधिक मामले आए हैं 96,551 और 24 घंटे के दौरान ही मरने वालों की संख्या अधिकतम रही है 1209। इतने लोग कोरोना से कभी भी एक दिन में नहीं मरे। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 35 लाख भी हो गई है।
कोरोना की महामारी भयंकर रूप से फैली है। इस बीच दिल्ली में 48,000 झुग्गियों को तोड़ा जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 3 महीने के भीतर रेलवे की पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गियों को हटा दिया जाए। इस कोरोना काल में 48,000 घर तोड़े जाएंगे, वो भी दिल्ली में, जबकि चुनाव के वक्त इन्हीं घरों को पक्का करने का वादा किया जाता है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, लेकिन इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी अदालत झुग्गियों के तोड़े जाने के फैसले पर रोक नहीं लगा सकती। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बहस के दौरान तो रेलवे ने यही कहा था कोर्ट में कि राजनीतिक दखलंदाजी के कारण 2018 में इन्हें नहीं तोड़ा जा सका, अब तोड़ा जाना चाहिए। 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन्हें हटाने के आदेश दिए थे। तुगलकाबाद रेल पटरियों के किनारे बनी इस झुग्गी में चित्रा देवी सालों से रहती हैं। 3 दिन पहले अचानक इस तरह का एक नोटिस झुग्गी के बाहर चिपका मिला। नोटिस का फटा हिस्सा हाथों में है, लेकिन पूरी तरह उजड़ने का अंदेशा इनको परेशान कर रहा है। चित्रा जी, एक नोटिस कहा जा रहा है 8 तारीख को लगाया था। तो जब ये नोटिस लगाया था तो क्या बोला गया था? ये सर बोले थे कि ये झुग्गी 3 दिन में अगर नहीं खाली करोगे तो सामान इसी में दाब देंगे तोड़ के, यहाँ से हट जाओ। हम लोग 4 दिन से खाने भी न पा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ कुछ नहीं है, कहीं यानी टेंशन की वजह से न नहा धो रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। पानी का सुविधा नहीं है, लेटरिन वो हट जाता, पुलिस परेशान करती है, मरती है, आधा लेटरिन करते भगते हैं। इधर में पानी नहीं मिलता है, उधर उधर चोरी से पानी पीते हैं, लेटरिन नहीं करने का मिलता है, इधर पानी की परेशानी होता है। हम लोग 40 साल से ऊपर रह रहे हैं, 40 साल से ऊपर, 50 साल से सारा राशन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है। मोदी जी कहे कि जहे जुगी तहे मकान। जो नेता आते हैं कहते हैं पानी का सुविधा दे देंगे, मीटर बैठा देंगे, सब कुछ दे देंगे, कहीं कुछ नहीं करते हैं, जीत लेते हैं। तो इस तरह का नोटिस पाने वालों में हजरा बेगम भी शामिल हैं। जहां झुग्गी वहां मकान का सपना संजोए वो सुकून से रह रही थीं, लेकिन अब इस नोटिस ने उनकी भी नींद उड़ा रखी है। हजरा जी, एक बात बताइएगा, कितने साल से आप यहाँ पर रहते हैं? 94 साल हो गए साहब रहते हुए। हमारे बुढ़ा बुढ़ी को यहीं शादी होके आई थी, बेटी बन के आई थी, बहू बनकर। जब तो इन्होंने रेलवे वालों ने कुछ बोला नहीं था, माई बाप सरकार, मोदी जी ने या किसी ने, आखिर तुम प्रधानमंत्री हो हमारे, हम लोगों को आप उजाड़ोगे। हमने गरीबों ने कतरा कतरा करके मजदूरी करके मकान बनाया, उधर लॉकडाउन लग गया, हमारे पर न पैसा है न रुपया, रांट विधवा बच्चे हैं, कोई किसी पे लूला है, कोई लंगड़ा है, किसी पे कुछ नहीं है। नहीं देखा, जब रेलवे ने क्यों नहीं कहा था हम लोगों से यहाँ झुग्गी मत बनाओ, या नहीं बनेगी। तुगलकाबाद के इस इलाके में करीब 300 से ज्यादा अवैध झुग्गियां पटरी के नजदीक बनी हैं। लेकिन नोटिस मिलते ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेता सदन रामवीर बिदुड़ी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है, जबकि कांग्रेस के नेता अजय माकन ने दिल्ली सरकार और रेलवे पर गुमराह करने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा? ना तो मैं वहां पे था, ना मेरा कोई नुमाइंदा वहां पे था, ना वकील झुग्गी वालों का वहां पे था। वहां पे कौन थे? वहां पे दिल्ली सरकार के नुमाइंदे थे, वहां पे रेलवे के नुमाइंदे थे। तो क्या दिल्ली सरकार और रेलवे के नुमाइंदों का फर्ज नहीं बनता था कि वो उनको बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि प्रोटोकॉल ये तय हो चुका है? और रेलवे ने उस प्रोटोकॉल को हामी भरी थी। इसी वजह से रेलवे ने अजय माकन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस डबल बेंच से हारने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, और प्रोटोकॉल को दिल्ली सरकार ने ये कह करके बनाया कि ये डबल बेंच हाई कोर्ट जस्टिस मुरलीधर की जजमेंट के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इस कोर्ट के आदेश के तहत कि हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइडेंटिफाई करके उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, फिर डिमोलिशन किया जाएगा। तो कोर्ट को कोई बताएगा तो सही। दिल्ली में रेल पटरियों की 60 जगहों पर 48,000 अवैध झुग्गियां बनी हैं, जहां सालों से लोग रहते आए हैं। अब रेल मंत्रालय दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इन झुग्गियों को खाली करवाने के लिए रणनीति बना रहा है। कल एक मीटिंग हुई थी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवे और जो दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री जी हैं सत्येंद्र कुमार जैन जी के बीच, और आज ही एक बहुत ही डिटेल मीटिंग हुई है जो नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, और उस पे है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको रेलवे और दिल्ली गवर्नमेंट मिलके उसको इम्प्लीमेंट करेगी।
तीनों ही राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव में झुग्गी के बदले फ्लैट देने का वादा किया था। करीब 16,000 गरीबों के फ्लैट तैयार भी हैं, लेकिन सालों से उनका आवंटन ही नहीं हो पाया है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में 40% आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों में रहती है और इस पर जमकर राजनीति भी होती है। ऐसे में झुग्गी वालों को बिना पुनर्वास किए हटाना रेलवे के लिए खासा चुनौती भरा काम है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे और आशीष भार्गव के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिना पुनर्वास के कैसे 48,000 लोगों के घर तोड़े जा सकते हैं? इसी बात को लेकर दर्जनों संगठनों और बस्ती के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वे पुनर्विचार करें, अदालत और पुनर्वास के मामले को पहले सुनिश्चित भी करे। और इन बातों को लेकर 18 सितंबर को प्रदर्शन की भी एक योजना बनाई है। अब बीड, महाराष्ट्र के बीड जिले से देखिए कि लॉकडाउन के दौरान महिलाओं पर किस तरह से हिंसा हो रही है। सोहित मिश्र और मनोज सातपुते की ये रिपोर्ट। बीड के पर्ली तालुका में रहने वाले मनोहर काल एक किसान हैं। सूखाग्रस्त बीड में बड़ी मुश्किल से अपना घर का गुजारा करते हैं, पर फिर भी अपनी बेटी मनीषा की शादी के लिए पिता ने जो कुछ पैसे थे उसे दहेज के रूप में दिया। अपनी बेटी की शादी एक शिक्षक से करवाने के बावजूद पिता ने 15 तोला सोना का इंतजाम किया, पर शादी के कुछ महीने बाद ही ससुराल वालों ने बेटी पर दबाव डालकर बाइक के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था करने की मांग की। लॉकडाउन में परिवार के पास पैसे नहीं बचे थे। इनकी बेटी को ससुराल में सताया जाने लगा। फिर एक दिन मनीषा की मौत की खबर आई। मनीषा की मौत को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई, पर पुलिस की पूछताछ के बाद आरोपी ने हत्या की बात कबूली। लग्न आता 14 महीने झालेलं होतं लग्न होऊन। शादी से पहले भी मेरे सर पर कर्ज था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरी बेटी बार बार फोन कर बता रही थी कि परिवार वाले बाइक और अंगूठी के लिए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मला ते 1-2 लाख रुपये गाडी घ्यायला आणि एक अंगठीसाठी काही करा म्हणली, एवढी घेऊन द्यात मला ह्याच्यावर। तुम्ही या अडचणीमुळे देऊ शकलो नाही बघा। मनीषा जगन्नाथ आचार्य 22 साल की नवविवाहित महिला मनीषा को उसके सास, ससुर और पति ने शारीरिक और मानसिक परेशानी दी और उसकी हत्या की। इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। खून केला त्या खुनाप्रमाणे 302 गुन्हा दाखल करण्यात आला। बीड के ही गन्ना मजदूर बाबूराव राठौड़ ने अपनी बेटी वंदना की शादी 4 महीने पहले करवाई थी, पर 4 महीनों के भीतर ही लड़के वालों के परिवार की तरफ से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की गई। लड़की के पिता ने पैसे की कमी और घर की परिस्थिति समझाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। वंदना का शव कुएं में मिला। मैंने मेरी बेटी को दहेज की वजह से खोया है। शादी के समय भी पैसे दिए और उसके बावजूद लगातार पैसे की मांग की जा रही थी। हमारी 5 बेटियां हैं। पैसे हमारे पास बचे नहीं थे। बेटी का फोन आ रहा था तो कहते थे लॉकडाउन खत्म होने दो, कुछ इंतजाम करते हैं। इससे पहले भी हमने पैसे दिए थे। तुला हुंडाई दिलं ना, आता कुठून द्यायचा आम्ही? तरी पण आम्ही देत होतो। थांब म्हणलं 4-8 दिवस, हे लॉकडाउन संपू द्या। पिछले साल की तुलना में बीड में महिलाओं के साथ होने वाले वारदातों में बढ़ोतरी आई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019 में बीड में जहां छेड़छाड़ के 181 मामले दर्ज हुए थे, तो वहीं जुलाई 2020 तक ये मामले बढ़कर 256 हो गए। 2019 में बलात्कार के कुल 65 मामले दर्ज हुए थे, जो जुलाई 2020 तक बढ़कर 106 हो गए। 2019 और 2020 में दहेज के कारण 9 महिलाओं ने आत्महत्या की। उत्पीड़न के 2019 में 95 मामले दर्ज किए गए थे। 2020 में जुलाई तक 266 मामले दर्ज किए गए। तो वहीं गैर इरादतन हत्या के जहां 2019 में 25 मामले थे, तो 2020 में जुलाई तक ये मामले बढ़कर 33 हो गए। जास्तीत जास्त प्रमाण तर हुंड्याचे केसेसच आहे। दहेज में केवल गाड़ी और पैसे नहीं, दैनिक इस्तेमाल में आने वाला सामान, बच्चों के कपड़े, ये सारी चीजों की मांग भी लोग करते हैं। लड़की की आर्थिक जिम्मेदारी घर वाले नहीं लेते हैं। मुलांचा खर्च असेल तो तिला माहेरून घेऊन यायला सांगतात, म्हणजे तिची आर्थिक जबाबदारी सासरचे लोक स्वीकारत नाही। महाराष्ट्र सहित देश भर में ना जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्हें हर रोज इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की ओर से इनके लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत की जाती है, लेकिन ये योजनाएं केवल स्लोगन बनकर इस तरह से दीवारों पर लगाई जाती हैं, क्योंकि जो हकीकत है वो एक दूसरी दास्तां बयां करती है। बीड से मनोज सातपुते के साथ मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।
महाराष्ट्र के अमरावती से एनडीटीवी इंडिया के एक दर्शक का फोन आया। जो समस्या उन्हें बताई इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से अनुरोध है कि इस समस्या को तुरंत उसे समाधान करें। इन छात्रों का कहना है कि वो देख नहीं पाते हैं, जिसके कारण जब इंटरनेट में सरकारी फॉर्म भरते हैं तो उनसे कैप्चा पूछा जाता है और उसके लिए वो दूसरे की मदद लेते हैं, जिससे बहुत दिक्कतें होती हैं। इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो रविवार को हैशटैग चलाने वाले हैं, लेकिन अच्छा ये होता कि सरकार उससे पहले इस समस्या का निराकरण कर देती। मेरा नाम शुभम देशमुख है। मेरी स्नातक की पढ़ाई हो चुकी है और अभी तक मैं बेरोजगार हूँ। इसके लिए मैं अभी IBPS का फॉर्म भर रहा हूँ, IBPS क्लर्क की पोस्ट के लिए, जो भी 2020 में पोस्टें निकली है। इसके लिए मैं अभी रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूँ IBPS की वेबसाइट पर। मैं दृष्टिबाधित हूँ। स्क्रीन रीडर के सहारे से मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पर, ये IBPS की वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें IBPS की वेबसाइट है। इस पर रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है, जैसे मेरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन सबसे नीचे यहाँ पर कैप्चा नामक एक समस्या मेरे सामने खड़ी है, जिसे मैं देख नहीं सकता हूँ और न ही मेरा कोई भी स्क्रीन रीडर इसे पढ़ सकता है। तो इस समस्या की होने की वजह से हमें किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये कैप्चा एक्सेसिबल होना चाहिए। सरकार बात करती है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन की, तो ये IBPS की वेबसाइट है। इसी तरह से IRCTC की भी वेबसाइट होती है, और IRCTC की वेबसाइट हो, चाहे NIT की वेबसाइट हो, चाहे IBPS की ये वेबसाइट हो, ऐसी तमाम वेबसाइटों पर जो भी कैप्चा होता है ब्लाइंड लोग पढ़ नहीं सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन रीडर के सहारे से। यहाँ पर देखिए कैप्चा नहीं पढ़ सकता है। ये वर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसके बाद में कैप्चा है। देखिए ये कैप्चा स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ सकता है, और ये कोई भी स्क्रीन रीडर नहीं पढ़ सकता है। तो इस पर एक एक्सेसिबल समाधान होना चाहिए। कैप्चा एक्सेसिबल होना चाहिए ब्लाइंड लोगों के लिए। इसलिए हम लोग 13 सितंबर को 11 बजे से 10 या 11 बजे से हैशटैग ऐड एक्सेसिबल कैप्चा फॉर ब्लाइंड ट्रेंड करने वाले हैं। तो मेरी ये मांग है IT मिनिस्टर से, श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी से, या फिर अपने देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं ही एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया था। तो हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए एक्सेसिबल कैप्चा बने। यही हमारी मांग है। यूपी में अब कोविड किट घोटाला हो गया है। सरकार ने घर घर कोरोना के सर्वे के लिए जो पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने के आदेश दिए, उसे जिलों में तय कीमत से 5 गुना ज्यादा दाम पर खरीद लिया। सर दफ्तर के भीतर भाई लोग अलग ही लेवल पर एक्टिव हैं। ये आरोप खुद बीजेपी के विधायक और पदाधिकारी लगा रहे हैं। घोटाले में 2 अफसर सस्पेंड किए गए हैं और SIT बिठा दी गई है। कमाल की रिपोर्ट। देश पे किसी महामारी की यह सबसे बड़ी मुसीबत है जब 45 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो गए, 76,000 से ज़्यादा मौत के मुंह में चले गए और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और करोड़ों के काम धंधे बंद हो गए। इस बीमारी के सर्वे के लिए यूपी सरकार ने जो ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने कहा, वो ज़िलों में 5-5 गुना महंगे दामों पे खरीदे गए। सुल्तानपुर के बीजेपी MLA देवमणि द्विवेदी ने CM को खत लिख के इस घोटाले की शिकायत की। यहाँ का, और अब इस बहाने से जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंग लगा है, उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा। क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात है। सुल्तानपुर के DM ने कहा कि उनके ऊपर MLA का भ्रष्टाचार का आरोप गलत है। माननीय विधायक ने कभी ना ही मुझसे बात की है या ना ही मेरे CDO से कोई भी फैक्ट्स को वेरीफाई किए। बिना वेरीफाई करते हुए
इस तरह के इतना बड़ा आरोप है, वो भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया लग रहा है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये पत्र आप सबको दिखा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की फ़ोटो लगाकर महंगे दाम पे ख़रीदने पे सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि योगी जी कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन ख़रीदने पे जो ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपये और थर्मोमीटर की कीमत 1800 है, तो डीएम सुल्तानपुर ने 9,950 रुपये में कोविड सर्वे किट क्यों ख़रीदा? किसने कितनी दलाली खाई? कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार श्मशान में दलाली के समान है कि ये घोटाला कोई 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है। कोरोना के महामारी के दौरान, कोरोना के संकट काल के दौरान ये घोटाला कहीं एक ग्राम पंचायत तक या एक ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घोटाला योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। यूपी में घर घर कोरोना का सर्वे हो रहा है। हेल्थ वर्कर थर्मल स्कैनर से बुखार और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और नब्ज की रफ्तार देख रहे हैं ताकि कोरोना के लक्षण होने पे इलाज हो सके। यूपी में 1 लाख से ज़्यादा गांव हैं। अगर ये घोटाला ज़्यादा हुआ तो ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। सोनभद्र में बिचपाई गांव के प्रधान कहते हैं कि ये उपकरण उन्हें खरीदने थे, लेकिन ज़िला पंचायत राज अधिकारी ने 637 गाँव के लिए सारे उपकरण खुद सस्ते खरीद लिए। अब उन्हें कई गुना महंगे दाम पे खरीदने को दबाव डाल रहे हैं। बाराबंकी में अजगना के प्रधान ओम प्रकाश कहते हैं कि उन्हें तो अफसरों ने कोरोना की किट 11,000 में दी है। इसमें भ्रष्टाचार ये समझ में आ रहा है कि जब ये 2,500 से 3,000 के बीच मार्केट में है और ये 6,000 ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 637 ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पे, तो अगर उसका दाम देख लिया जाए तो कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास तो भ्रष्टाचार में जा ही रहा है। अब उसके बाद में उसका बिल जो था, वो बिल हमसे बताए कि 11,000 बनेगा, तो हम अपना डोंगल लगा दिए और एडीओ पंचायत और सचिव या जिसने जहाँ से लाया हमको प्राप्त किया, वो अपना वो पैसा निकाले। या कुछ के पैसा प्रधानों को नहीं मिला, किसी प्रधान को पैसा नहीं मिला। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोटाले के इन आरोपों पे एसआईटी की जांच बिठा दी है। इसकी जानकारी सीएम ऑफिस के ट्विटर पे भी दी गई है। इसके पहले आरोप लगे कि जिस कोरोना की किट का दाम सरकार ने 2,800 रुपये तय किया है, उसे सुल्तानपुर में 9,950 रुपये में, प्रतापगढ़ में 12,500 रुपये में, बिजनौर में 13,500 रुपये में, झांसी में 8,500 रुपये में, उन्नाव में 6,000 रुपये में, सहारनपुर में 4,190 रुपये में और गाज़ीपुर में 5,800 रुपये में ख़रीदा गया। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पे ट्वीट कर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में घोटाला हुआ है। क्या पंचायत चुनाव के साल में ज़िले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं? पीपीई किट घोटाला, 69 के घोटाला, बिजली घोटाला, पहले घोटाला, फिर सख्ती का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। महामारी की दहशत के इस दौर में जब पता भी नहीं चल रहा है कि किसको कब कोरोना हो गया और कौन कब मर गया, इस तरह के घोटालों के लिए ही कहते हैं लाशों पे तिजारत करना। बाराबंकी में सरफराज, बिजनौर में जुबेर, सोनभद्र में प्रभात और सुल्तानपुर में अशोक के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं हमीरपुर में गरीब गर्भवती महिला को सरकारी एम्बुलेंस न आने पर सड़क के किनारे बच्चे को जन्म देना पड़ा। नए भारत का शायद उदय हो गया था। विश्वगुरु इंडिया की यह रिपोर्ट है। महिला के घर वालों ने एम्बुलेंस ना मिलने पर उसे अस्पताल ले जाने के लिए 4 पहिया गाड़ी का इंतजाम किया था, लेकिन गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की गई, मगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 10,000 करोड़ की एक योजना लॉन्च की, जिसका नाम है जलयुक्त शिविर योजना। सीएजी की रिपोर्ट आई है कि यह योजना अपने मकसद को पूरा करने में असफल रही है।
दिसंबर 2014 में महाराष्ट्र को 2019 तक सूखा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से शुरू किए गए जलयुक्त शिवार योजना पर अब सवाल उठने लगे हैं। महाराष्ट्र के मॉनसून सेशन में पेश किए गए कैग रिपोर्ट में बताया गया कि ये योजना अपने उद्देश्य को पाने में असफल रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस योजना में 9,633.75 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजना के जरिए खेतों और तालाबों की खुदाई करना, बांध बनाना, नालों पर काम किया जाना था। योजना के तहत किए गए काम में पारदर्शिता का अभाव है, काम की सही निगरानी नहीं की गई है। 120 गांवों की जांच में से 83 गांव में गांव के मुताबिक जो जरूरी पानी के लिए सही निर्माण किया जाना था वो नहीं हुआ है। कैग के इस रिपोर्ट के बाद अब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल नेता फडणवीस को घेरते नजर आए और साथ ही कार्रवाई करने की भी बात कही। शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि असल सवाल ये है कि जिन्होंने जलयुक्त शिवार योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या अब वह आत्ममंथन करेंगे कि यह असफल क्यों रही। अब कैग ने ही योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वो ये योजना के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका अब इस पर क्या कहना है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये कैग की रिपोर्ट जाएगी, उस पर विधानसभा के सदस्य चिकित्सा करेंगे और अपनी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे सिफारिश के साथ रखेंगे। निश्चित रूप से जहां गड़बड़ियां आएगी, जो भी सिफारिश होगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस इस रिपोर्ट पर अपनी सफाई देते हुए जलयुक्त शिवार को सही ठहराते हुए नजर आए। कुठलाही ठपका नहीं है। इस योजना में कोई कमी नहीं है। इस योजना को बीच में ही बंद कर दिया गया। अगर सरकार ने इस योजना को शुरू किया होता तो फिर उद्देश्य भी पूरा हो जाता। मध्येच बंद केलं ना, जर पूर्ण झाली असती तर उद्देश अचीव झाला असता। मध्येच बंद केल्याने उद्देश कसा अचीव होईल। कैग रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उससे पिछले सरकार की इस योजना पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि किसान पिछले सरकार के कार्यकाल में भी और इस सरकार के कार्यकाल में भी परेशान है। किसानों को ना ही खेतों में पानी मिल पा रहा है और ना ही बाजार में सही दाम। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बात असली यही है। ब्रेक के बाद, अभी तो आप राजनीतिक खबरें देखें, लेकिन ब्रेक के बाद अनुराग द्वारी की खबर दिखाएंगे कि आपके पास पैसे नहीं है टैक्स देने के, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अपने मंत्रियों के टैक्स भर रही है। ऐसी योजना आपने सुनी थी? ब्रेक के बाद वो दिखाएंगे, पहले राजनीतिक खबरें देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधने के बाद आज कंगना रनौत ने सोनिया गांधी से उनके मामले में चुप्पी पर सवाल किया और दखल की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, महाराष्ट्र में आपकी सरकार मेरे साथ जो व्यवहार कर रही है, एक महिला होने के नाते क्या आपको दुख नहीं हो रहा है? क्या आप अपनी सरकार से डॉक्टर आम्बेडकर के दिए संविधान के सिद्धांतों को कायम रखने का निवेदन नहीं कर सकती हैं? आप पश्चिमी सभ्यता में पली बढ़ी हैं और भारत में रह रही हैं। आप शायद महिलाओं के संघर्ष से परिचित होंगी। जब आपकी सरकार एक महिला को परेशान कर रही है और कानून व्यवस्था का पूरा मजाक उड़ा रही है, तो इतिहास आपकी चुप्पी और उपेक्षा का आकलन करेगा। मुझे उम्मीद है आप दखल देंगी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन भी राजनीति का बहुत बड़ा हथियार बन गया है। बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि वो लॉकडाउन इसलिए कर रही हैं ताकि बीजेपी अपने राजनीतिक कार्यक्रम न कर पाए। उन्होंने कहा है कि कोरोना चला गया है, लेकिन ममता दीदी कह रही हैं कि ये अब भी है। जेपी नड्डा ने कहा है कि दुख की बात है कि ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगाकर करोड़ों इच्छाओं को कुचलने का काम किया है। कोलकाता में आज फिर लॉकडाउन है, इसलिए नीट को देखते हुए शनिवार को होने वाला लॉकडाउन कैंसिल कर दिया गया है। देश का मिडिल क्लास सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है कि सरकार ईएमआई पर कुछ राहत दे दे, मोरेटोरियम लगा दे। वहीं मध्य प्रदेश में मंत्रियों के टैक्स सरकार देती है और इस पर 2 करोड़ रुपए खर्च करती है। कर्मचारियों का डीए रुका है, वेतन वृद्धि रुकी है, एरियर रुका है,
लेकिन कोरोना काल में भी 1,70,000 से ज्यादा तनख्वाह कमाने वाले मंत्री जी की तनख्वाह मध्य प्रदेश सरकार सरकारी तिजोरी से भरेगी। जनता त्राही त्राही करे, लेकिन नेताजी की शान में गुस्ताखी न हो, इसलिए दौरे, अतिथि सत्कार, यात्रा के लिए 41 करोड़ 79 लाख रुपए का बजट जारी हो चुका है। IPS IAS नाराज न हो, इसलिए उनका भी CPF 4% बढ़ाया गया है। पहले वाले मुख्यमंत्री जी भी खुश रहें, इसलिए उनके वेतन भत्तों और दूसरे खर्चों पर भी 94,85,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। सामान्य प्रशासन वाले राज्य मंत्री जी शायद कागज देखना भूल गए, इसलिए हम पर नाराज हो गए, लेकिन कैबिनेट के कृषि मंत्री जी कहते हैं इसमें गलत क्या है। आपको किसने कह दिया कैसा आदेश है जी? किसने कह दिया कैसा है कि मंत्री का DN वो इनकम टैक्स सरकार भरे? किसने कह दिया? कहाँ है रूल? कहाँ है ना हमारे पास? अरे नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, सभी लोग अपना अपना इनकम टैक्स भरते हैं, वो सब भरते हैं, उसमें कोई अलग से नहीं है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो हमेशा ही देती है सरकार। लेकिन कोरोना काल में नहीं, देखिए ये तो एक हमेशा रहा है, कोई पहली बार नहीं। कांग्रेस गवर्नमेंट रही, उनने भी किया है कि विधायकों का मंत्रियों का, देखो विधायकों का मंत्रियों का जो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है, वो सरकार देती है हमेशा। अभी सबके अधिकारियों का, कर्मचारियों के DA रुके हैं, भुगतान नहीं हो रहा बहुत सारी चीजों में, तो ऐसे में मंत्रियों को भी तो कट लेना चाहिए। मंत्री देखिए, मंत्री अपनी तनख्वाह में से 30% राशि दे रहे हैं, तो सारे कर्मचारी हमने भी दिया है। नहीं 30% दे रहे हैं भाई हम। और आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ये जो आयकर के लिए 1 करोड़ 80 का प्रावधान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, सरकार ने जो किया ठीक किया। गलत क्या है, इसका जवाब जनता से सुन लीजिए। हमारे पैसे से मंत्री लोगों को माफ़ कर रहे हो टैक्स, तो हमारी भी इंतहा और आपसे प्रार्थना है कि साहब हम लोगों के लिए भी इतना कोई सुविधा निकाली जाए कि हमारा भी टैक्स माफ़ हो। ऐसी स्थिति में काम धंधे भी नहीं है, लोग परेशान हैं। अब आधे से ज़्यादा लोग तो घर ही बैठे हुए हैं, धंधे नहीं है, इसलिए बेरोजगार। आम पब्लिक का भी तो ध्यान दें इनके साथ में, उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है। पुराने मुख्यमंत्रियों की शान वैसे तो बरकरार है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस को ऐतराज है। इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती, जहां पूरे देश में एक आह्वान किया गया है कि जितने भी जनप्रतिनिधि अपनी सैलरियां कटाएं, और सब सरकारों ने की, यहाँ तक कि बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मंत्रियों की सैलरी काटी। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मंत्रियों की टैक्स की पूर्ति सरकार के खजाने से करना चाहते हैं। एक पेंशनधारी व्यक्ति अपना टैक्स कटवाता है, और जो नेता सेवा के लिए राजनीति में आता है वो सरकार से अपना इनकम टैक्स भरवाता है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है, शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है, निंदा करती है पार्टी इसकी। कोरोना काल में जब माननीयों ने 30% तनख्वाह में कटौती का ऐलान किया तो खूब ढोल पीटा गया, लेकिन जब टैक्स तक सरकार भरने लगी तो मामला गुपचुप ही रहा। हालांकि इस मामले को सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद राय अदालत तक ले गए हैं। ये हालात तब हैं जब राज्य की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 169 दिनों में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुके हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार बजट का आकार 28,000 करोड़ रुपए घटाकर 2,05,000 करोड़ रुपए के करीब रखा है। कई विभागों को रकम खर्च करने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने का प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन लगता है जब बात माननीय की हो तो सब माफ है। देश में लगभग 5 राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी मंत्रियों और संसदीय सचिवों के आयकर को भरने की जिम्मेदारी भी सरकार उठा रही थी, और ये व्यवस्था 1994 से लागू थी। लेकिन अब प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार को ये व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो इन खबरों को देखते हुए आप दर्शकों को ये बात समझ में आई कि गोदी मीडिया पर चलने वाले प्रोपेगेंडा से आपको क्या मिल रहा है। आप देश की बात 6 से 7। नमस्कार, मुलाकात सोमवार को होगी।